तो बच्चों, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ चैप्टर दैट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, मैं तुम्हें बता दूं। अगर किसी ने बोर्ड लेवल पे पढ़ लिया तो नीट के लिए सफिशियंट है। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी। हाईली वर्ड अगर लग गया है इसका मतलब आपको एनसीईआरटी देखना चाहिए। ठीक है। जो भी डेटा है, जो भी कुछ एग्जांपल्स है, उस इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी का याद करना चाहिए। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। तो इस चैप्टर को कैसे हमने बांट रखा है, इस चैप्टर में तीन चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। इस चैप्टर में हम तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कैटलिस्ट के बारे में। मैं बता दूं, ये अगर 10% है, चलो, हाँ, ये 20% ले लो। अगर ये 20% है तो ये 30% है, और ये 50% है। समझ में आ गया? ऐसे है चैप्टर का, टॉपिक का वजन या लेंथ कह सकते हो। ये 30% लंबा है, ये 50% लंबा है इस चैप्टर के हिसाब से, और ये 20% लंबा है। गॉट इट? बोलो बच्चों। ठीक है। हाँ सर। हम कोशिश करते हैं यहां से स्टार्ट करें अभी, और सीधा यहां तक पहुंचे, तो आप लोगों का साथ वांछनीय होगा। स्टार्ट करते हैं कहानी। तो सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सरफेस फेनोमेना के बारे में, है ना, जिसे कहते हैं एड्जॉर्प्शन। जिसे क्या कहते हैं दोस्त? एड्जॉर्प्शन। ए भी नहीं। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? एड। स्पेलिंग देख रहे हो? तुम बोलोगे हाँ। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, और ये है क्या? तो देखो, जब किसी भी बॉडी के सरफेस पे कोई फेनोमेना हो जाए, यहाँ देखो, सरफेस पे कोई फेनोमेना हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? एड्जॉर्प्शन। सपोज कोई सॉलिड है, ध्यान से सुनिए। सपोज कोई सॉलिड है, ये कोई सॉलिड है, ठीक है। इस सॉलिड के ऊपर, सुन लो, सभी लोग सुने, इस सॉलिड के ऊपर मान लो कुछ गैसेस आके चिपकना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ऐसे कुछ गैस ऐसे चिपक गया। तो ये अगर इसके सरफेस पे चिपक रहा है, ध्यान से सुनो, तो इसे बोलेंगे एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे दोस्त? क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। अगर सरफेस पे कोई फेनोमेना होता है तो क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। अगर वो अंदर चला जाएगा, मान लो वो अंदर आके चला गया ऐसे, तो इसे क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। अगर अंदर और बाहर दोनों ही होता है एक साथ, तो उसे क्या बोलते हैं? जॉर्प्शन। बोलो, समझ में आया? जी सर। बताइए। क्लियर? ज्यादा इसमें डिटेल में मत उतर जाना, एकदम क्लियर है? ठीक। अब इसमें टेक्निकल टर्म्स सब हमें जानना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा था, ध्यान से सुनो। टेक्निकल टर्म मैं सीधा तेजी में समझाते चलता हूं। ये चीज आकर यहां पे चिपका है, हाँ या ना, सरफेस के ऊपर। मृणाली बताओ, ये चीज यहाँ पे आकर सरफेस पे चिपका है। तो जो चीज, ध्यान से सुनिए, जो सरफेस के ऊपर आता है, एक्यूमुलेट होता है, उसे हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेट। क्या कहते हैं? एडजॉर्बेट। ये टर्म सब थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है और कुछ नहीं। और जिस चीज के ऊपर आके चिपका है उसे कहते हैं एडजॉर्बेंट। बताइए, समझ में आया क्या? तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है? एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेना। ये क्या है? एक सरफेस फेनोमेना। तुम बोलोगे ठीक है। बताइए, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है? एड्जॉर्प्शन नहीं क्या है सर। दोस्त? एड्जॉर्प्शन, नहीं। एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फेनोमेना है, जबकि एब्जॉर्प्शन एक बल्क फेनोमेना है। बल्क फेनोमेना का अर्थ क्या होता है? बल्क मतलब ज्यादातर सामान अंदर की तरफ चला जाए, ज्यादा सामान। और जॉप्शन, जॉप्शन में दोनों होता है। जॉप्शन दोनों में, जॉप्शन दोनों को कहते हैं। ठीक है, बताइए। हम्म। आगे बढ़े।
हाँ सर। इन दोनों में डिफरेंसेस है कुछ, देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस और लिक्विड एट द सरफेस, मैंने बताया ये सरफेस फेनोमेना है। जबकि मॉलिक्यूल स्पेसीज थ्रू आउट द बल्क, ये किसी चीज को जब अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है या लेता है तो पूरे हिस्से में अंदर ही अंदर बांट देता है, और लेता क्या, बल्क ज्यादा लेता है अपने अंदर। ठीक है। इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड स्लो डाउन नियर द इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरफेस पूरा फुल हो जाता है। क्या होता है? सरफेस पूरा क्या हो जाता है दोस्त? फुल हो जाता है, जिसकी वजह से ये पहले तो काफी तेजी से होता है, उसके बाद धीरे 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 स्लो हो जाता है। इसके पीछे सरफेस टेंशन भी एक कारण है, जिसके बारे में फिजिक्स में पढ़ोगे। ये एक रेट पे होता है, तुम बोलोगे ठीक है, ये सरफेस फेनोमेना है। जबकि ये थ्रू आउट द बॉडी मटेरियल में चल रहा है, तो वैसा फेनोमेना है। ये फास्ट प्रोसेस होता है, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, बताइए इसमें याद क्या करना है? तो इसमें याद रखना है एड्सॉर्प्शन के बारे में, एड्सॉर्बेट के बारे में, एड्सॉर्बेंट के बारे में, खत्म, और कुछ नहीं याद रखना। बताओ कोई दिक्कत? बोलो। अब एड्सॉर्प्शन के थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। एड्सॉर्प्शन के ये थर्मोडायनेमिक्स, इन चीजों को समझते हैं जल्दी से। तुम बोलोगे हाँ हाँ समझाइए। समझाए योगेश दादा? आओ। मुझे एक बात बताना, मैं दो चीजें पूछता हूँ। बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी किस में रिलीज हो रहा है, एनर्जी किस में इनटेक हो रहा है, मतलब कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जल्दी बताइए। बॉन्ड बनना या टूटना, जल्दी बोलो। बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या हमको एनर्जी देना पड़ेगा योगेश दादा, मृणाली? क्या कोई बॉन्ड हमें तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगा ना? सोच हाँ के सर। बताओ। और हाँ अगर बॉन्ड सर। एनर्जी देना पड़ेगा तो वो कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। तो बॉन्ड तोड़ने वाला काम होता है एंडोथर्मिक, क्या होता है, एंडोथर्मिक। लेकिन बॉन्ड बनने वाला क्या होता है, एक्सोथर्मिक। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में तो मैंने पढ़ाया था। बॉन्ड बनता है, एनर्जी रिलीज होता है, तभी तो बॉन्ड बनता है ना, स्टेबल होता है। एनर्जी किसी का कम होता है तभी वो बॉन्ड बनाता है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो कोई भी अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो भाई। कोई भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर है तो उसका ये क्या होगा, बताओ, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, राइट? नेगेटिव। और हेलो बच्चों, एम आई ऑडिबल? तो हाँ। हमने सर पढ़ा है कि ये कैसा प्रोसेस होता है दोस्त, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक, राइट? बताइए। बॉन्ड भाई बनेगा ना, क्योंकि एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर आके गैस चिपक रहा है, तो जरूर स्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो रहा है यानी अपने सिस्टम का एनर्जी लूज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एनर्जी कैसे डिक्रीज कर सकता है, इसी प्रोसेस के थ्रू। हाँ या ना? हाँ सर। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं नहीं। कोई दिक्कत? ठीक है। तो हमें पता चल गया कि एड्सॉर्प्शन में डेल्टा एच क्या होने वाला है दोस्त, नेगेटिव होने वाला है। अब मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, ये डेल्टा ये डेल्टा एच नेगेटिव हाईली होता है, ज्यादा होता है। यानी -10 का ही अगर वैल्यू और -20 का वैल्यू, कौन सा होगा, तो 20 वाला। बहुत ज्यादा होता है, यानी अगर साइन बस हटा दो मॉड, तो इसका वैल्यू हाई होता है। अब बोलो समझ में आया? मॉड में डाल के अगर बात करें डेल्टा एच का, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। बोलो दोस्त, समझ आया कि नहीं आया? कोई कुछ हाँ बोलता सर। ही नहीं। आइए अब बात करते हैं कि पहले गैस देखो फ्री था योगेश दादा, पहले ये एटमॉस्फेयर में ऐसे उछल कूद अपना मचा रहा था, ये फ्री था। ठीक है। अब ये क्या हो गया, एंट्रैप हो गया। अब ये क्या हो गया दोस्त, एंट्रैप हो गया, इधर उधर एंट्रैप हो गया। तो उसका एंट्रोपी चेंज बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, एंट्रोपी चेंज, सोच के बताओ। डेल्टा एस क्या होगा, बढ़ेगा ना। घटेगा भैया। एंट्रोपी चेंज रैंडमनेस को कहते हैं। हाँ हाँ।
क्या कहते हो? तो एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा? घटेगा। सिंपल सी बात है ये, यानी ये तो हम्म। सिंपल वाली बात है। तो डेल्टा एस को मैं बोल देता हूँ नेगेटिव। कम हो गया, ये भी कम हो गया। चेंज इन डेल्टा एस एक्चुअली नेगेटिव होता है। चेंज, डेल्टा मतलब चेंज। तुम बोलोगे कैसे? मान लो पहले था, सुन लो, मान लो डेल्टा एस पहले था 10, अब घट के हो गया 5। मान लो एस का वैल्यू, एस पहले 10 था, एस अब हो गया 5। तो चेंज क्या लिखते हो? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो फाइनल कितना है? 5। इनिशियल कितना था? 10। तो 5 माइनस 10 कितना लिखोगे योगेश दादा? -5। तो डेल्टा एस भी, चेंज इन एंट्रोपी भी क्या हो गया? नेगेटिव आया कि नहीं? हम्म। हाँ बोलो, सर। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर। कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है किसी को? किसी तरह का कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत होगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बताना था? एक मिनट में देख लूं क्या क्या इसमें लिखा है। डेल्टा जी, हाँ। छोटू एक बात बताओ, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? मृणाली, मृणाली छोटू बताओ तो क्या क्या था फॉर्मूला? क्या था फॉर्मूला मृणाली? गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला? कर गई आवाज। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, आई थिंक डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। था कि नहीं था? बच्चों बोलोगे? मैं बोल रहा हूँ डेल्टा एच नेगेटिव है। ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि योगेश दादा डेल्टा एच नेगेटिव है, देखो योगेश दादा, भाई डेल्टा एच तो पहले से नेगेटिव है ना योगेश? तो ये नेगेटिव है, और यहाँ नेगेटिव का साइन, तो ये पूरा टर्म क्या पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? सोच के बताओ। हाँ। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा एच हाईली पॉजिटिव, मतलब इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो जब बहुत ज्यादा होगा, हम्म। मान लो तुम्हारे यहाँ +10 आ गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये -100 है, तो भी आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा ना, डेल्टा एच का फाइनल हाँ। आंसर। तो याद रखिए, याद क्या रखना है? कि जो हमारा क्या कहते हैं एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन में डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव होता है, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है। और डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है यार? बड़ा गजब इंसान हो तुम लोग। इसका अर्थ होता है स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस। क्या अर्थ होता है? स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप होगा, अपने आप होगा, अपने आप। उसके लिए आपको अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। डेल्टा जी नेगेटिव का अर्थ होता है कि ये अपने आप, यस मृणाली सही बोल रही है, स्पॉन्टेनिटी है प्रोसेस में, अपने आप होगा, कोई किसी को मतलब कुछ नहीं होगा। ठीक है, बताइए। ठीक है, ये प्रोसेस यानी एड्सॉर्प्शन अपने आप होता है, तो जवाब है यस। क्योंकि देखो ना, डेल्टा एस डेल्टा एच डेल्टा जी सब नेगेटिव ही है, तो अपने आप होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है? बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या? कोई बोल ही नहीं रहा। नहीं सर। ओके, अब एग्जाम्पल सब दिया है, ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब कोई जरूरत नहीं है देखने का। आ गया, हम बात करते हैं कि ये कितने तरह का होता है। तो दोस्त ये होता है दो तरह का। एड्सॉर्प्शन होते हैं दो तरह का, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। तुम बोलोगे ये आप किस मतलब किस आधार पर बता रहे हैं, ये बताइए। तो मैं ये बता रहा हूँ इंटरेक्शन के आधार पर। मैं बता रहा हूँ इंटरेक्शन, देखो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है, जरा बताना। अभी बताए थे, अभी बताए थे। एड्सॉर्बेंट है वो मीडियम जिसके ऊपर ये आकर चिपकता है, ये एक्युमुलेट हो जाता है। क्या सही बात है कि नहीं है? भाई रिस्पॉन्स तुम लोग नहीं दे रहे हो, काफी ठंडा रिस्पॉन्स है। दोस्तों बताओ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब ये यहाँ पे चिपकेगा तो दो तरह का इंटरेक्शन हो सकता है। एक तो भाई केमिकल बॉन्डे बना ले, ऐसा तो हो सकता है कि केमिकल बॉन्ड बना ले, तुम बोलोगे हाँ। या हो सकता है एक में सिर्फ अपना अट्रैक्शन होगा, वंडर वाला अट्रैक्शन। क्या? वंडर वाला अट्रैक्शन तो सब में होता है, यूनिवर्स के हर बॉडी में। तुम बोलोगे हाँ। तो वंडर वाला अट्रैक्शन बड़ा स्ट्रांग होता है या केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग होता है? कौन सा? बोलो।
अरे बोलो भाई, वंडरवाल बहुत वीक फोर्स है, केमिकल बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है, वंडरवाल बहुत वीक होता है, केमिकल बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये वीक है, ध्यान से सुनिए, अगर ये वीक है, अगर ये वीक है तो क्या ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? नहीं। देखो ये कितना रिलीज करता है, जबकि ये देखो कितना एनर्जी रिलीज करता है। अब मैं तुम्हें बता दूं, ये इतना कम एनर्जी है ना योगेश दादा, कि अपने एटमोस्फेयर में हमेशा ये रहता है आसपास। समझ में आया? ये अपने आसपास हमेशा रहता है, इसका मतलब कि ये आके जुड़ेगा और वापस जाएगा, आके जुड़ेगा वापस जाएगा, क्योंकि इतना एनर्जी ये रिलीज करता है, एटमॉस्फेयर इसको दे देता है। ले भाई, तो इतना एनर्जी मिलेगा, फिर से बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब वंडरवाल खत्म हो जाएगा, फिर से ये बन जाएगा। इसीलिए ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये क्या होता है दोस्त? ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जो चलता रहता है, क्योंकि एनर्जी काफी कम है, नेचर में इसको मिल जाता है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता, वंडरवाल अट्रैक्शन किसी के भी बीच में हो सकता है, कभी भी किसी के बीच में हो सकता है। समझ में आया? बोलो। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, ये हाईली स्पेसिफिक है, बॉन्ड ऐसे ही किसी में नहीं बन जाता है, बॉन्ड बनता है किसी के साथ, हाईली स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो वो हाईली स्पेसिफिक होता है और बॉन्ड किसी के साथ बनता है। अब ये एनर्जी देखो, -80 -240 किलो जूल, ये एनर्जी नेचर में ऐसे अवेलेबल नहीं होता। तो ये एनर्जी अगर ऐसे अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो क्या होगा दोस्त? ये रिवर्सिबल नहीं होगा, ये रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल होगा। मान लो बॉन्ड बना दिया एक बार, बॉन्ड बना दिया, तब जब जब तक इतना एनर्जी मिलेगा नहीं, वो टूटेगा ही नहीं। क्या कहते हो? बोलो। कॉन्ग्रेचुलेशन, तो खाली हाँ हाथ आए सर। हो। तो बताओ, -80 -240 किलो जूल, -80 -240 किलो जूल ऐसे नहीं मिलता। तुम लोग तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो इसीलिए ये इरिवर्सिबल होता है दोस्त। केमीज ऑप्शन, इसे क्या कहते हैं? केमीज ऑप्शन। ये होता है इरिवर्सिबल। क्या होता है? इरिवर्सिबल। तुम बोलोगे ठीक है। अब नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व। एक एक चीज देखो, ये एक चीज देखो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि एनर्जी बड़ा कम रिलीज करता है और नेचर में इतना एनर्जी मिलता है। जब नेचर में ऑलरेडी इतना एनर्जी मिलता है, तो किसी तरह का एक्टिवेशन एनर्जी का कोई बात ही नहीं आता कि मिनिमम इतना एनर्जी है, इतना दोगे तब बॉन्ड बनेगा। नहीं भैया, मिनिमम जितना इसके पास एनर्जी है ना, मॉलिक्यूल के पास, उतना ही उसको चाहिए। तो कोई एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट ही नहीं आता। जबकि यहाँ पे जितना एनर्जी है मॉलिक्यूल के पास, मान लो ग्राफ है, ग्राफ के हिसाब से इतना एनर्जी है, बट उसको इतना मिनिमम चाहिए ये रास्ता पार करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये बीच का दूरी होता है एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल काइनेटिक्स में मैंने पढ़ाया था। तो उसको कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। समझ में आया? बोलो। हाँ सर। आओ बच्चों। ठीक है, ग्रेट। ममता, am I audible? उसके बाद, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन एड्सॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर, इट फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर। अब इसका अर्थ ये होता है, देखिए, एक ये है, एक ये है। तो एक चीज देखो, इसमें जो बॉन्ड बन रहा है योगेश दादा, ये लाल वाला और ब्लैक वाले के पास, लाल वाला ब्लैक वाले के बीच में। तो अब दूसरा जो लाल वाला आएगा, लाल वाले के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो नहीं बनाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड बनाना चाहता है लाल और काला के बीच में। तो यही होगा ना? बताओ, यही होगा ना? तो ये हाँ सर। यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, जबकि यहाँ तो अट्रैक्शन है ना भैया, सिर्फ अट्रैक्शन है। तो लो, ये भी बनेगा, इसके ऊपर भी अट्रैक्शन होगा, हो सकता है इसके ऊपर भी अट्रैक्शन हो, तो लेयर बन सकता है। ममता, एम आई ऑडिबल? ये सब टॉपिक, ये सब चीजें याद होनी चाहिए जो भी पढ़ा रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, मोर इजिली लिक्विफेबल गैस आर एब्जॉर्ब्ड रीडली। ये अभी मैं बताऊंगा डिटेल में। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सब बताते हैं, आइए। दोस्त चलते हैं थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, चले क्या? योगेश दादा और सभी लोग मुझे बताएंगे, लिक्विफेबल टेंडेंसी, गैस का लिक्विफेबल टेंडेंसी। सर हम्म। कितना सिखा के हुआ? बस अभी कुछ ही मिनट हुआ। चलेगा।
देखो, लिक्विफेबल टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हो योगेश दादा? तुम बोलोगे नहीं समझ में आया सर, अभी मैं बताता हूँ। एक गैस है योगेश दादा इस बक्से में, इसमें सारे पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो जल्दी से जल्दी लिक्विड बन जाएंगे, हाँ या ना? हाँ। बिल्कुल हाँ। भैया, थोड़ा सा इसको कुछ एनर्जी कम कर दोगे, ये अट्रैक्ट तो करना ही चाहते थे, ये खट से बन जाएंगे। ये बोलेंगे चल भाई, अब हम दो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करके लिक्विड बना देते हैं, बन जाएगा। तो ये ठीक है ना, लिक्विफेबल टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताइए। आई थिंक हाँ ठीक है। और हाँ। जो गैस, ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ योगेश दादा, जो गैस अट्रैक्ट होना ही नहीं चाहता, मान लो ये है, ये है, ये है, ये अट्रैक्शन इनके बीच में नहीं है, बहुत ही कम है अट्रैक्शन। ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ही कम है, तो क्या ये लिक्विड बनना चाहेगा जल्दी? नहीं। नहीं बनना, जल्दी नहीं बनना चाहेगा। हाँ, उसको वैसा कंडीशन दे दोगे तो बन ही जाएगा, लेकिन जल्दी नहीं बनना चाहेगा। बोलो। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लिक्विफेबल टेंडेंसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं बोल रहा हूँ अगर वंडरवाल फोर्स ज्यादा है पार्टिकल के बीच में, फिजिकल एब्जॉर्प्शन का बात कर रहे हैं, वंडरवाल फोर्स है उनके बीच में अच्छा खासा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनका लिक्विफेबल टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर ये भी कह सकते हैं कि भैया लिक्विफेबल टेंडेंसी ज्यादा है, तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, सिंपल। तुम बोलोगे हाँ, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसकी वजह से लिक्विफेबल टेंडेंसी भी ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट में फिर से ज्वाइन करती हूँ, ओके ठीक है। अब ध्यान से देखिए केमिकल के बारे में। तो केमिकल का ऐसा कहानी है दोस्त, केमिकल का मैं बता रहा हूँ, ऐसा कहानी है योगेश दादा, कि इसमें हम्म। लिक्विफैक्शन वाला कोई बात नहीं चलता है, इसमें कोई लिक्विफैक्शन वाला बात नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि इसमें, एक सेकंड, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक सेकंड। क्योंकि इसमें बॉन्ड बनता है, इसमें क्या होता है, बॉन्ड बनता है, इसमें अट्रैक्शन वाली कोई बात नहीं है। ये बात अभी जो हम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए कर रहे हैं। ये किसके लिए? फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ममता, ऐसा। आर यू गेटिंग इट? टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? तो फिर से केटीजी का बात करते हैं। एक क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला पढ़ाए थे, वो शायद था 8A/27 RB करके कुछ, तुम बोलोगे हाँ, ऐसा कुछ था ना फॉर्मूला, तुम बोलोगे हाँ। इसका मतलब ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है यहाँ पे। ठीक है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डायरेक्टली डिपेंड करता है इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे। क्रिटिकल टेम्परेचर इस 8A के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बी। ये ए क्या होता है दोस्त? ये ए होता है कि उनके बीच में कितना अट्रैक्शन है उसको दिखाता है। समझ में आया? बोलो। तो मैं बताना चाहता हूँ आपसे दो तीन बातें यहाँ पे लिख देते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन योगेश दादा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विफैक्शन के। क्या होता है? लिक्विफैक्शन। तुम बोलोगे ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस ए के। ये ए वही है जो अट्रैक्शन बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देख लो ना, लिख लो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लिक्विफैक्शन ज्यादा होगा, और लिक्विफैक्शन ज्यादा होगा तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। सब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत है क्या? बोलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, ये पूरा जो कंसेप्ट कभी पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए है, केमिकल के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, केमिकल के लिए लागू नहीं होता है। गॉट इट? यस सर। बताइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात है, मैं पढ़ना, ये तो हमने पढ़ लिया। क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब फिजिकल के लिए बात किया जा रहा है। देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेस, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन इंक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। मैंने बोला ना, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिजिकल एड्सॉर्प्शन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिक्विफैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रिटिकल टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना। ये बढ़ाओगे तो सब कुछ बढ़ जाएगा, ये बढ़ाओगे सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, बताइए। जी सर। कोई दिक्कत किसी को? आई होप देयर इज नो दिक्कत, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर का तो गर्दा उड़ा देंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मुझे एक बात बताओ योगेश दादा, सोच के बताते जाना। हम बोल रहे हैं, दो दो केस लेते हैं, एक फिजिकल के लिए लेंगे और एक केमिकल के लिए लेंगे। देखो, एक केमिकल एक फिजिकल के लिए। मुझे एक बात बताओ, फिजिकल कितना एनर्जी रिलीज करता है? तुम बोलोगे सर -8 से -20, सॉरी -20 से -40 किलो जूल, है ना, इतना ही हम्म रिलीज करता है। हम बोलेंगे ठीक। क्या इतना एनर्जी हमारे नेचर में है? तुम बोलोगे हाँ, इतना एनर्जी हमारे नेचर में है, और उसी में ये बनता है टूटता है, बनता है टूटता है। अब योगेश दादा, मैंने तापमान बढ़ा दिया, तो क्या ये कभी बनेगा? कभी बनेगा? एड्सॉर्प्शन कभी होगा? तुम बोलोगे होगा ही नहीं सर। नहीं। आप -40 पे तो वो टूट जाता है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 50-60 एनर्जी दे दोगे। हम्म नहीं टूटेगा। मतलब एड्सॉर्प्शन नहीं होगा ना, रुक जाएगा। नहीं होगा, एड्सॉर्प्शन के लिए तो हाँ। कम तापमान चाहिए, किसको? फिजिकल को, है ना। हम्म तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल, तो यहाँ तो हम ऑलरेडी ज्यादा दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे हाँ, यहाँ तो ऑलरेडी ज्यादा दे रहे हैं। तो याद रखना, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में अगर आप तापमान बढ़ाते हो तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम होने लगेगा, यानी होगा ही नहीं। अभी मैं इस ग्राफ को भी बताऊंगा, ये वही बताया जा रहा है, अभी बताएंगे। लेकिन केमिकल का तो ऐसा सीन नहीं है, केमिकल को तो एनर्जी दोगे तभी वो एक्टिवेशन एनर्जी के पास पहुंचेगा, अपना एक्टिवेशन एनर्जी छुएगा और फिर होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर देते चले जाओगे तो फिर वो नहीं बनेगा। यानी एक सर्टेन अमाउंट तक तुम दो तो वो अब अच्छे से बढ़ता रहेगा। तुम बोलोगे अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कम होने लगेगा। भाई सबका एक रेंज होता है ना। तुम बोलोगे हाँ। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये x/m का क्या लफड़ा है, ये x/m का क्या लफड़ा है। तो आओ x/m को समझते हैं, और फिर पूरा ग्राफ समझते हैं। उसके बाद फ्रिंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म समझते हैं, और उसके बाद लैंगमुर एड्सॉर्प्शन भी समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। फ्रिंडलिक इंपॉर्टेंट है, लैंगमुर हमारे सिलेबस में ज्यादा डिटेल में नहीं गिवन। तो मैंने क्या बोला है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जबकि केमिकल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन सर्टेन लिमिट तक, है ना, कुछ लिमिट तक। और ये हम नहीं भी लिखते तो अपना कॉमन सेंस कहता है, क्या कॉमन सेंस कहता है कि भाई 1000, 2000, लाख, 2 लाख बढ़ा देंगे तो थोड़ी होगा, है ना, तब तो टूटने लगेगा बॉन्ड। ठीक है, आइए कुछ बातें करते हैं। देखना, मैं जो बता रहा हूं ये है कोई एड्सॉर्बेंट, ठीक है। इस एड्सॉर्बेंट का मास ले लेते हैं m ग्राम। कितना ले लेते हैं योगेश दादा? m ग्राम, ठीक है। इस m ग्राम के ऊपर मान लो x ग्राम कोई एड्सॉर्बेट आके एड्सॉर्प्शन किया है। कितना ग्राम? x ग्राम, x ग्राम। तो मैं तुमसे पूछता हूं, ध्यान से सुनिए, मुझे बताओ 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट कितना ग्राम को एड्सॉर्ब करेगा? यह एड्सॉर्बेंट, यह एड्सॉर्बेट, हम बोल रहे हैं m ग्राम कितने को कर रहा है एड्सॉर्ब योगेश दादा? m ग्राम x ग्राम को कर रहा है। तो 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट, 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट कितने ग्राम को एड्सॉर्ब करेगा? तुम बोलोगे x/m को, x/m, हाँ। ठीक है, इतने को। तो वही x/m दिया हुआ, x/m समझ में आया क्या दिया है? x/m ग्राम दिया है कि भैया 1 ग्राम आपका एड्सॉर्बेंट, 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट आपका कितना एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्ब करता है, कितना एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्ब करता है, वही है x/m। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब ग्राफ देखो, मैं बोल रहा हूं यह है टेम्परेचर और x/m एड्सॉर्प्शन का ग्राफ। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है? एड्सॉर्प्शन कम होने लगता है। देखो, पहले मान लो ज्यादा था, पहले इस टेम्परेचर पे देखो इतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो रहा था, फिर इस टेम्परेचर पे इतना कम हो गया, फिर इस टेम्परेचर पे इतना कम हो गया, इस टेम्परेचर पे देखो और कम हो गया। दिख रहा है योगेश सर? तो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा है तो एड्सॉर्प्शन टाइम के साथ क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है।
ये 1/t का रिलेशन है, x/m का इनवर्सली 1/t के साथ रिलेशन। बताओ समझ आया क्या? ये कौसा हाँ सर। कैसा ग्राफ होगा? तुम बोलोगे सर ये ग्राफ तो फिजिकल फिजिकल का होना चाहिए। हाँ ये फिजिकल का है, ये फिजिकल का है, जबकि केमिकल का है डायरेक्ट, लेकिन सर्टेन लिमिट तक। क्या है? सर्टेन लिमिट तक ऐसे। फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा टेम्परेचर। अब इससे ज्यादा बढ़ा दोगे तो फिर से बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है योगेश दादा, उसका अपना एक सर्टेन लिमिट है, सर्टेन लिमिट तक दोगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। मुझे लगता है टेम्परेचर का कहानी समझ में आया। आई होप सो। हम्म। ठीक हाँ है, सर, समझे मैं। इसमें कोई ज्यादा माथा पच्ची करने वाली बात नहीं है। अब मैं जरा फ्रिंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात करूँ। बुक में क्या दिया वो भी बताएंगे, पहले मैं बात कर लूं। कहाँ केटीजी का कहाँ कोई यूज किया? केटीजी का कोई यूज ही नहीं किया। केटीजी का बस ये यूज किया कि जिस गैस के अंदर ए का वैल्यू ज्यादा होगा, ये हमने क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला पढ़ा था। ए यहाँ पे होता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरबाल गैस इक्वेशन से लाए थे, रियल गैस इक्वेशन से लाए थे ये ए। याद आ रहा है योगेश दादा? ए बताता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिस गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो जल्दी लिक्विफेबल भी हो जाएगा, यानी उसका पार्टिकल पास पास आना चाहता है, तो उसमें फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है। मैं ये बस बता रहा हूँ। ठीक है मृणाली, समझ आया? हाँ सर। यस। हम्म। और मैंने क्या बताया? और मैंने कुछ बताया ना? मैंने बस ये बोलो। बताया कि एम ग्राम एड्सॉर्बेंट, ध्यान से सुनो, एम ग्राम एड्सॉर्बेंट अपने ऊपर एक्स ग्राम एड्सॉर्बेंट को एड्सॉर्प्शन करवाता है। तो मैं बोल रहा हूँ 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट कितना करवाएगा? तुम बोलोगे x/m ग्राम, है ना? तो वही मैंने इसका ग्राफ बनाया कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, इसका इनवर्स रिलेशन होता है। ऐसा ग्राफ, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन कम होगा, जबकि केमीजॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, बट सर्टेन टेम्परेचर तक। उसके बाद बॉन्ड टूटने लगेगा। उसके बाद बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूटने लगेगा। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बताओ। ठीक। अब बात करते हैं जरा फ्रिंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। एकदम ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रिंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है? देखो कहना कुछ नहीं चाहता। हमने जब एक्चुअल में देखा ग्राफ, ध्यान से सुनो, हमने जब रियल में एक्चुअल में ग्राफ देखा किस किस चीज का, प्रेशर और इस एड्सॉर्प्शन का। ध्यान से सुनो, टाइम से जो हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा, कोई नहीं, ये ग्राफ देख लो। बस मैं जो बता रहा हूँ ये देख लो। ये क्या है? x/m क्या दिखा रहा है योगेश दादा? 1 ग्राम के ऊपर कितना एब्जॉर्प्शन, यही दिखा रहा। सही है कि नहीं है? बता दो मुझे। तुम बोलोगे हाँ एकदम सही है। ठीक है, और ये प्रेशर है। तो जो प्रैक्टिकली लैब में देखा गया बैठ के, मैं वो बता रहा हूँ, मैं थियोरी का बात ही नहीं कर रहा। लैब में जो बैठ के देखा गया ना, एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में कैसा ग्राफ बनता है। भाई लोगों ने बोला कि भैया बताओ कैसा ग्राफ बनता है, तो पता चला ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ये प्रैक्टिकल ग्राफ है। ये क्या है? प्रैक्टिकल ग्राफ, एक्सपेरिमेंट से बना है। ये किससे बना है दोस्त? ये एक्सपेरिमेंट कर करके देखा गया कि एड्सॉर्प्शन और प्रेशर, याद रखना टेम्परेचर नहीं है प्रेशर, इनके बीच में ग्राफ ऐसा बन रहा था। तो लोगों ने पूछा कि भाई एक बात बताओ, एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में रिलेशन क्या होगा? तो इसके लिए 2-3 साइंटिस्ट आए। एक थे फ्रिंडलिक, उन्होंने बताया अपना कुछ। उसके बाद एक थे लैंगमुर, उन्होंने कुछ बताया भाई प्रेशर और इसके बीच में रिलेशन। ठीक है, तो उन दोनों चीजों को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते हैं इसको।